आज की वीडियो में हम साइंस एजुकेशन का यूनिट 2 करेंगे। इसका नाम है पाठ्यक्रम, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और शिक्षण विधियाँ। तो जैसा कि इस यूनिट का नाम है, इसके अंदर हम साइंस के करिकुलम के बारे में और साइंटिफिक जो अप्रोच होती है वो, और फिर एंड में टॉपिक है शिक्षण विधियाँ, जो कि साइंस के टीचिंग में हम यूज़ कर सकते हैं, ना केवल यहाँ पर परीक्षा में लिखने के लिए बल्कि जब आप क्लास में पढ़ाने जाएंगे तब भी आप इन विधियों को, टेक्निक्स को यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पर कि पहला यूनिट क्या है, पहला टॉपिक क्या है, जो कि है उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान का पाठ्यक्रम। अब उच्च प्राथमिक स्तर यहाँ पर समझाने की ज़रूरत नहीं है। प्राथमिक स्तर आपको पता है 5वीं तक होता है, तो उच्च प्राथमिक स्तर जो है वो 6ठी 7वीं 8वीं को भी अपने अंदर ले लेगा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं होगा कि वहाँ पर प्राथमिक स्तर नहीं है। आप इसको 1 से 8 तक की क्लासेस को ले लेंगे इसके अंदर, जब हम उच्च प्राथमिक स्तर की बात करेंगे। अब यहाँ पर उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान पाठ्यक्रम यानी करिकुलम जो है वो कैसा है, किस तरीके से अपनाया गया, या करिकुलम जब तैयार होता है तो कैसे करिकुलम को तैयार किया गया, उसमें क्या क्या चीज़ें जो हैं डाली गई, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको बेसिकली बतानी है। तो जो पहली चीज़ है वो है विज्ञान और तकनीकी का समावेशन। तो जब ये पाठ्यक्रम डिसाइड हुआ उच्च प्राथमिक स्तर तक का, तो वहाँ पर क्या किया गया कि साइंस और तकनीकी टेक्निक्स को जो है इंक्लूड किया गया, क्योंकि 5वीं तक अगर आप देखेंगे सिलेबस या फिर करिकुलम, तो कोई स्पेसिफिक साइंस की बुक बच्चों की नहीं लगाई गई थी, ईवीएस के अंदर ही इंक्लूड करके उनको पढ़ाया जा रहा था। तो अभी उच्च प्राथमिक स्तर पर नई चीज़ हुई, विज्ञान और टेक्निक को समावेशित किया गया करिकुलम के अंदर। फिर आता है खोज व जांच एक क्रियाकलाप। इस अंदर डिस्कवरी रिलेटेड, इंक्वायरी रिलेटेड एक्टिविटीज़ को भी करिकुलम के अंदर डाला गया। फिर वैज्ञानिक अवधारणाओं की व्यापक रेंज, यानी कि जो अप्रोच होता है साइंटिफिक, उसको वहाँ पर काफ़ी व्यापक तरीके से लाया गया कि बच्चे जो हैं वहाँ पर साइंटिफिक उनका जो डेवलपमेंट है वो हो सके। फिर वैज्ञानिक ढंग से कार्य करने के मौके बच्चे को दिए जाने लगे यहाँ पर उच्च प्राथमिक स्तर पर, कि किस तरीके से साइंटिफिक तरीके से बच्चा हर चीज़ को देखे या फिर सोचे या समझे, या जो प्रॉब्लम्स होती हैं जो साइंस से रिलेटेड होती है, अब बच्चे उन प्रॉब्लम्स को, सॉल्यूशन को समझने के लिए तैयार किए जा रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल अगर आप डालेंगे तो अगर बारिश हो रही है तो बचपन में बच्चे पूछते हैं बारिश क्यों हो रही है, तो उनको इतना ज़्यादा वाटर साइकिल का समझ में नहीं आता, ऐसे क्वेश्चंस के आंसर्स उनको समझा पाना मुश्किल होता है। लेकिन अब जब उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चा जैसे ही आता है तो फिर ऐसे साइंटिफिक क्वेश्चंस के उनको कॉन्सेप्ट क्लियर करके आंसर दिए जाते हैं, क्योंकि बहुत छोटा बच्चा जो होता है क्वेश्चन पे क्वेश्चन, उनके क्वेश्चंस ही ख़त्म नहीं होते और साइंटिफिक तर्क उनको कम समझ में आते हैं। तो उच्च प्राथमिक स्तर पर ये बहुत बड़ी चीज़ है कि व्यापक ढंग से वैज्ञानिक ये जो तरीके हैं, अप्रोचेज़ हैं, उनको यहाँ पर बच्चों से परिचय करवाया गया है। अब यदि बात करें कि ये जो करिकुलम तैयार हुआ है हमारा, जो रिसेंट चल रहा है हर क्लासेज में, वो NCF 2005 के अकॉर्डिंग ही चल रहा है, जो कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है। कई बार आप इसके बारे में पढ़ चुके हैं। इसमें क्या था, इन्होंने कहा कि गतिविधियाँ ज़्यादा से ज़्यादा ऐड करो, फिर खोज आधारित होनी चाहिए, डिस्कवरी बेस होना चाहिए, बाल केंद्रित होनी चाहिए शिक्षा, और करके सीखने के साथ साथ दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ होना चाहिए। तो ये सारी बातें जो हैं NCF 2005 हमारा कहता है, और इन्हीं सबको ध्यान रखकर साइंस का जो करिकुलम है वो तैयार किया गया है। नेक्स्ट जो है हमारा वैज्ञानिक दृष्टिकोण की अवधारणा क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है। तो साइंटिफिक अप्रोच होती क्या है वो देख लेते हैं। इसका ये मतलब है कि विद्यार्थियों से ऐसा दृष्टिकोण विकसित करना, विद्यार्थियों के अंदर एक ऐसी दृष्टिकोण हो जिससे वो चीज़ों को देखते हैं, जहाँ पर जिससे वे अपने परिवेश के वातावरण को समझने और सीखने की इच्छा रखें, कि उनके वातावरण में जो चीज़ें घटित हो रही हैं वो किस बेस पे हो रही है, क्यों हो रही हैं, अगर ना हो तो क्या होगा, अगर ज़्यादा हो तो क्या होगा। इस तरीके का दृष्टिकोण बच्चों के अंदर जागृत करना। सेकेंडली, अपने परिवेश का प्रेक्षण करना, वही ऑब्जर्वेशन, ऑपरेशन का रिकॉर्ड करना, कि रिकॉर्ड एक तरह से कितने टाइम बाद ये चीज़ हो रही है, फिर कितने टाइम बाद हो रही है, ये सारी चीज़ें, और फिर उसकी व्याख्या कर पाना। ये सारी चीज़ें तभी हो पाएंगी जब वैज्ञानिक दृष्टिकोण बच्चे में डेवलप होगा। उसके बाद समस्या समाधान के लिए निष्पक्ष हो सकें, कि कोई भी प्रॉब्लम हो, अगर उसका सॉल्यूशन निकालना है तो वो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, ना कि सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव में क्या होगा कि हर किसी का अपना अलग अलग मत हो सकता है, लेकिन ऑब्जेक्टिविटी तब आती है जब हम किसी क्वेश्चन के लिए सटीक उत्तर देते हैं जो हर जगह फिट आए
और बेसिकली तर्क आधारित हो। तो ये चीज़ भी बच्चों के अंदर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ही होती है जागृत। फिर वस्तुनिष्ठता, वही ऑब्जेक्टिविटी, पड़ताल की क्षमता, वो जांच पड़ताल कर सकें। ये नहीं कि अगर बारिश हो रही है, किसी ने कह दिया कि ऊपर भगवान रो रहे हैं इसलिए बारिश हो रही है, बस बात खत्म। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ पर वो पड़ताल करे कि नहीं ये ऐसा नहीं हो सकता, कुछ और रीज़न है, और फिर वो साइंटिफिक रीज़न वहाँ पर वो देख पाएँ कि असल में क्या चीज़ हो रही है। फिर खोजी प्रवृत्ति, उनका नेचर जो है वो थोड़ा खोजबीन वाला हो, विशुद्धता हो, यथार्थ हो, यथार्थ मतलब जो रियल लाइफ में घटित हो रहा है उस पर आधारित हो, और अपर्याप्त द्वारा आंकड़ों से निष्कर्ष पर ना पहुंचना। यानी जो अपर्याप्त आंकड़े होते हैं, अगर डाटा आपके पास ठीक नहीं है, कम है, तो फिर वो किसी रिजल्ट पर बहुत जल्दी ना पहुंचें, क्योंकि अगर डाटा पूरी तरीके से अवेलेबल होगा तभी हम किसी निष्कर्ष पर पहुंच पाते हैं जो कि ठीक होता है। तो ये सारे जो एक तरह से कह ले पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हैं, ये साइंटिफिक अप्रोच के थ्रू ही बच्चों के अंदर डेवलप होते हैं। इसके बाद कुछ टेक्निक्स दी हुई हैं, जैसे प्रोजेक्ट हो गया, जिसे परियोजना भी हिंदी में कहते हैं। इसमें क्या होता है कि विद्यार्थी अपने आपसी संबंध, सहयोग एवं क्रिया द्वारा सीखते हैं। कोई उनको प्रोजेक्ट दे दिया जाता है, फिर वो उस पर खुद ही खोजबीन करते हैं और तैयार करते हैं प्रोजेक्ट। यह मनोवैज्ञानिक है और इससे आत्मविश्वास में भी वृद्धि होती है। इससे अधिगम स्थायीकरण, यानी जो वो सीखते हैं वो स्थायी रूप से याद रहता है उनको लंबे टाइम तक। फिर सामाजिकता की भावना, क्योंकि मिलकर एक दूसरे का सहयोग लेकर काम कर रहे हैं, तो फिर इससे उनके अंदर सामाजिकता की भावना भी आती है। नेक्स्ट है हमारा गतिविधि या फिर क्रियाकलाप कहिए, हिंदी में एक्टिविटी कहते हैं इसको। इसमें क्या होता है, प्रायोगिक कार्यों पर बल दिया जाता है, मतलब प्रयोग करके किसी चीज़ को देखना, एक्टिविटी करके। ये नहीं कि बस पढ़ा दिया, बुक में पढ़ लिया और बस हमने बुक बंद कर दी, ऐसा नहीं है। अगर उसमें कोई प्रयोग है, एक्टिविटी है, जैसे लिटमस पेपर वाली एक्टिविटीज़ आपने भी की होगी, तो वो कराने भी ज़रूरी है। उपकरणों और प्रयोगशाला का प्रयोग यहाँ पर बेसिकली किया ही जाएगा। अवधारणाओं का प्रायोगिक सत्यापन, अवधारणा यानी कोई कॉन्सेप्ट हमने पढ़ लिया, जैसे मान लीजिए इवेपोरेशन बच्चे ने पढ़ लिया कॉन्सेप्ट कि पानी को गर्म करेंगे, फिर इवेपोरेट होता है पानी, फिर ऊपर चला जाता है, ये चीज़ें। तो इसका सत्यापन किया जा सकता है जब हम उसको एक्टिविटी के थ्रू बच्चों को दिखाएंगे। उचित अवलोकन व प्रेक्षण, इसके अंदर ऑब्जर्वेशन अच्छा होना चाहिए और प्रेक्षण यानी अच्छे से वहाँ पर टीचर्स वगैरह वहाँ पर निर्देश देंगे और उसके बाद उसमें से जो सीखने वाली चीज़ें हैं वो उसको बताएंगे। शिक्षक द्वारा यहाँ पर सिर्फ सहायता दी जाती है, और मतलब एक्टिविटी है तो टीचर सहायता करेगा ही, ऑब्वियस सी बात है, और फिर मिलकर जो है बच्चे यहाँ पर काम करते हैं। ये बाल केंद्रित होता है, इसमें बालक और शिक्षक दोनों ही सक्रिय होते हैं। ये 2-3 पॉइंट ऑफ और भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। फिर है एकीकृत यानी इंटीग्रेटेड। इंटीग्रेट मतलब क्या है, ये आप पहले भी पढ़ चुके। इंटीग्रेट मतलब है एक चीज़ जो आपने कहीं और सीखी है उसे आप कहीं और जोड़कर वहाँ पर उस चीज़ को सीख ले, दूसरी चीज़ को सीख ले। जैसे कि अन्य विषयों के साथ जोड़कर देखने की समझ विकसित करना। अब जैसे साइंस में आपने कुछ पढ़ा है तो उसको आप यूज़ करके ज्योग्राफी में यूज़ कर सकते हैं उसको, क्योंकि जल चक्र जैसे जो टॉपिक है वो ज्योग्राफी में भी आ जाता है, क्लाइमेट ज्योग्राफी में भी आता है। तो एक जगह जो ज्ञान अर्जित किया है उसको दूसरी जगह दूसरी चीज़ सीखने के लिए भी उपयोग करें। तो बेसिकली ये होता है एकीकृत। अन्य स्थानों पर इसका प्रयोग किया जा सकता है, जैसे मैथ्स पढ़ लिया, मैथ में न्यूमेरिकल्स होते हैं आपको पता है, और यदि हम साइंस की फिजिक्स करें तो उसमें भी न्यूमेरिकल है तो यहाँ यूज़ कर लिया, तो ये होता है एकीकरण। फिर अन्य विषयों के साथ अध्ययन में ये सहायता प्रदान करता है, ठीक है। अगर रुकावट प्रदान करे तब तो एकीकरण नहीं होगा, तो बेसिक सी बात है कि ये सहायक हो यहाँ पर। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वैज्ञानिक दृष्टिकोण की महत्वता, कि अगर हम साइंटिफिक अप्रोच बच्चों के अंदर डेवलप करते हैं तो इससे क्या महत्व होगा, क्या फ़ायदे होंगे, क्या गुण होंगे। तो सबसे पहली चीज़ है जांच, यानी बच्चा हर चीज़ को, हर कॉन्सेप्ट को, जो भी घटना वातावरण में आसपास घटित हो रही है उसकी जांच करने के लिए प्रेषित होगा। ऐसा नहीं कि जो पीछे से चला आ रहा है, सुनते आ रहे हैं, उसको मान लिया, इससे नयापन कुछ भी नहीं आएगा। तो जांच जो है बहुत ही ज़रूरी है एक कॉन्सेप्ट। फिर सेकंड, सवाल पूछना। जैसे जैसे बच्चे में साइंटिफिक अप्रोच डेवलप होता है, दृष्टिकोण आता है, सवाल पूछने लगता है बच्चा। या तो बचपन से जो कहानियाँ दादा दादी से सुनी होती है वो उसको मान ले, लेकिन जब वो साइंस पढ़ता है तो उसके अंदर सवाल आते हैं कि हमने तो ये सुना था लेकिन किताब में तो ये लिखा है। तो वो ज़्यादा से ज़्यादा सवाल पूछते हैं, और जितने ज़्यादा सवाल बच्चे पूछेंगे
उतने ही ज़्यादा उनको आंसर्स मिलेंगे और उनके ज्ञान में भी वृद्धि होगी। फिर भविष्यवाणी व परिकल्पना, यानी साइंटिफिक अगर अप्रोच है तो उससे प्रेडिक्शन और हाइपोथेसिस जो है वो बहुत अच्छे से हो सकती है, क्योंकि साइंटिफिक अप्रोच से बच्चे को पता है कि अगर हवाएं तेज चल रही हैं या बादल आ रहे हैं या और भी कुछ चीज़ें हैं जो वातावरण में घटित हो रही है, तो वो प्रिडिक्शन कर सकता है कि 2 घंटे बाद बारिश होगी या कल बारिश हो सकती है। इस तरीके की चीज़ें वो यहाँ पर यूज़ कर पाता है अपनी डेली लाइफ से रिलेटेड। अगर बच्चा बड़े अपर लेवल पे जाता है जहाँ पर वो बड़े बड़ी डिस्कवरी या फिर क्या कहते हैं आविष्कार करता है, तो वहाँ पर भी ये चीज़ें यूज़ होंगी। फिर अवलोकन यानी ऑब्जर्वेशन, बच्चा बहुत ही अच्छा ऑब्जर्वर बन सकता है अगर साइंटिफिक अप्रोच उसके अंदर डेवलप हो, क्योंकि ऑब्जर्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। किसी चीज़ को देखना, ऑब्जर्व करना कि हो क्या रहा है, बेसिकली रीज़न क्या है वो बाद में देखेंगे, पहले देखना कि हो क्या रहा है, एग्जैक्ट में क्या चल रहा है। फिर सबूतों का रिकॉर्ड ऑफ एविडेंस, जो भी उसको एविडेंस मिलते हैं वो उसको रिकॉर्ड कर लेगा। फिर सबूतों का मूल्यांकन, लास्ट में उसको इवेल्युएट भी वो कर पाएगा साइंटिफिक अप्रोच के थ्रू। तो ये 6 के 6 पॉइंट्स है जिनके लिए क्या है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण बहुत ही ज़्यादा महत्व रखता है। तो यदि पेपर में क्वेश्चन आता है ये वाला, तो आप सिंपली इन 6 पॉइंट्स को लिखेंगे और एक्सप्लेन कर देंगे, और साथ ही साथ अगर आपके दिमाग में आते हैं कुछ एग्जाम्पल, उदाहरण, तो आप उसके साथ ही उदाहरण भी देते जाएंगे। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है शिक्षण विधियाँ। बेसिकली साइंस के लिए ही पढ़ रहे हैं हम, लेकिन शिक्षण विधियाँ तो सेम ही होती हैं, चाहे कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाना हो, तो पेपर कोई सा भी हो, साइंस का हो, सोशल साइंस का, अगर शिक्षण विधियाँ आती हैं तो आप ये वाली विधि वहाँ पर लेकर आ सकते हैं। तो पहली विधि जो है वो अनुमानी यानी ह्यूरिस्टिक मेथड कहते हैं जिसको, और इसको जो देने वाले थे, प्रवर्तक थे, वो थे प्रोफेसर आर्मस्ट्रांग। ठीक है, प्रवर्तक यानी जिन्होंने इसको लेके आए। तो आप पढ़ लेते हैं कि अनुमानी या ह्यूरिस्टिक मेथड क्या होता है। इसे अनुसंधान विधि भी कहा जाता है, पहली बात, क्योंकि इसमें अनुसंधान पर बल दिया जाता है। सेकेंड थिंग, इसमें छात्र सक्रिय होते हैं और अध्यापक होते हैं पथ प्रदर्शक, यानी जो स्टूडेंट है वो उसके ऊपर आधारित है, वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव रहेगा, और टीचर जो होंगे वो सिर्फ उनको रास्ता दिखाएंगे। यह जो शब्द है यूनानी शब्द है, ये जो ह्यूरिस्टिक है शब्द, और इसका अर्थ होता है स्वयं खोजना। तो बेसिक सी बात है कि बच्चा ही यहाँ पर सक्रिय होगा, केंद्रित होगा। फिर छात्र अनुसंधानकर्ता की भूमिका यहाँ पर अदा करते हैं। छात्र वैज्ञानिक दृष्टिकोण को समझ पाते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, आप इनको एक्सप्लेन करके पेपर में लिख के आएँ। हो सकता है कि सिर्फ शिक्षण विधियाँ ही पूछ ले, या फिर कुछ स्पेशल कुछ विधियों के नाम बताकर पूछे कि एक्सप्लेन कीजिए। वो मैं आपको अभी क्वेश्चन पेपर जो है वो यहाँ पर डिलीवर कर दूंगी, आप वहाँ पे, और मैं समझा भी दूंगी कि क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे, तो आंसर किस तरीके से आपको वहाँ पर करना होगा, क्रिएट या फिर बनाना होगा। सेकेंड विधि है प्रोजेक्ट या फिर परियोजना। तो इसको कौन लेके आया, इनका नाम था हेनरी किलपेट्रिक। ये प्रवर्तक हैं इसके। आप नाम हिंदी में भी लिख सकते हैं और इंग्लिश में भी, मर्जी है आपकी। अगर आपका हिंदी मीडियम है तो आप हिंदी में लिखिए। तो क्या है ये, इस प्रोजेक्ट मेथड अभी पीछे भी पढ़ के आए हम, वही चीज़ है। यहाँ क्या होता है, किसी समस्या के समाधान हेतु योजनाबद्ध तरीके से प्रोजेक्ट पूरा किया जाता है, यानी तरीके से, फॉर्मेट में। किसी भी कोई प्रॉब्लम हम बच्चे को दे देते हैं कि क्यों शिशु मृत्यु दर ज़्यादा हो रही है, क्यों किसी पर्टिकुलर एरिया में छोटे बच्चे ज़्यादा संख्या में मर रहे हैं, तो ये हमने सवाल दे दिया, प्रोजेक्ट दे दिया इसके ऊपर। अब वो योजनाबद्ध तरीके से काम करेंगे, सिस्टमैटिक तरीके से, और प्रोजेक्ट बनाएंगे। यह उच्च कक्षाओं के लिए उपयोगी होता है, जाहिर सी बात है, क्योंकि प्राइमरी लेवल पे तो हम ये प्रोजेक्ट मेथड यूज़ कर ही नहीं सकते। यहाँ पर प्रशिक्षित अध्यापक की आवश्यकता होती है, क्योंकि बच्चों को बार बार निर्देशन देना पड़ता है, मार्गदर्शन देना पड़ता है, तो एक ट्रेन टीचर यहाँ पर हमें चाहिए होता है। छात्र अपनी योग्यता अनुसार योगदान देते हैं। अगर ग्रुप में प्रोजेक्ट दिया है तो हर बच्चा अपनी योग्यता के अनुसार वहाँ पे काम करेगा। कोई बच्चा डाटा इकट्ठा कर सकता है, कोई पूछताछ कर सकता है, कोई क्वेश्चनर तैयार कर सकता है, इस तरीके से। फिर अध्यापक मार्गदर्शक के रूप में यहाँ पर काम करता है। तो कुल मिलाकर देखें तो बाल केंद्रित है और बालक ही यहाँ पर सक्रिय रहते हैं। नेक्स्ट जो हमारी मेथड है वो गतिविधि, एक्टिविटी मेथड।
कोई नई चीज़ नहीं है आपके लिए। ये गतिविधियों के माध्यम से बच्चे को सिखाना है। यह बाल केंद्रित विधि है। बालक स्वेच्छा और उत्साह से इसमें भाग लेते हैं जब भी एक्टिविटी करानी हो, और ये अनुभव द्वारा बच्चे यहाँ पर सीखते हैं, और शारीरिक और मानसिक दोनों ही क्रियाएँ यहाँ पर शामिल होती हैं। तो इसमें तो कोई ना समझने वाली बात ही नहीं है। एक्टिविटीज़ आपने भी अपने स्कूल टाइम पे खूब बनाई होगी। नेक्स्ट है हमारा प्रयोग आधारित विधि, एक्सपेरिमेंटेशन मेथड। इसमें क्या होता है, कक्षा के समस्त बालक सक्रिय होकर एक लक्ष्य तक पहुंचने के लिए प्रयास करते हैं। पूरी क्लास को लेकर एक एम ले लेते हैं कि हाँ आज हमें ये सीखना है, और फिर सभी मिलकर उसके लिए काम करते हैं। इसमें वैज्ञानिक परिणामों की जांच की जाती है कि अगर साइंटिफिक कुछ चीज़ें बताई रही हैं तो फिर उसकी जांच की जाती है लैब में जाकर, या जहाँ भी कोई स्थान है वहाँ पर जाकर। समस्याओं को हल करने का प्रयास किया जाता है। निरीक्षण शक्ति का इसमें विकास होता है। निरीक्षण मतलब चीज़ों को देखना और समझना। फिर उपकरणों का प्रयोग यहाँ पर होता है, क्योंकि एक्सपेरिमेंट करेंगे तो हमें कुछ उपकरण भी चाहिए, तो इससे बच्चे उपकरणों से भी परिचित होते हैं, उनको यूज़ करना सीखते हैं, वहाँ पर सावधानियाँ क्या क्या बरतनी चाहिए ये भी चीज़ें सीखते हैं। तो 2-4 पॉइंट्स आप अपनी तरफ से भी ये ले सकते हैं इनके अंदर, या फिर एक्सप्लेन कर सकते हैं इन्हीं पॉइंट्स को। नेक्स्ट जो है हमारा प्रदर्शन विधि यानी डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट मेथड है। यह एक सार्थक और उत्कृष्ट विधि मानी जाती है, मतलब बहुत ही अच्छी मानी जाती है। इसमें क्या होता है कि व्यवहारिक विषय के लिए ये आवश्यक भी है। जो व्यवहारिक विषय होते हैं जैसे कि साइंस हो गया, साइंस एक व्यवहारिक विषय है, और आप सोशल साइंस भी कह सकते हैं, वो भी व्यवहारिक विषय है। किसी पढ़ लेने से काम नहीं चलेगा कि किताब पढ़ लिया और काम खत्म, ऐसा नहीं है। तो इनमें क्या होता है, डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड यूज़ करना बड़ा ही ज़रूरी होता है। क्या है ये समझिए, व्याख्यान के साथ, मतलब लेक्चर तो देंगे, टीचर समझाएंगे, और साथ ही साथ प्रयोग भी करके दिखा रहे हैं। जैसे आप छोटे लेवल पे समझिए, प्राइमरी लेवल पे भी हमने ये पढ़ा था डिमॉन्स्ट्रेशन जो मेथड है, उसमें ये था कि टीचर एक कहानी सुना रहा है और साथ ही साथ ना उसमें जो कैरेक्टर हैं उनकी थोड़ी सी एक्टिंग भी कर रहा है। जैसे शेर आया तो शेर की आवाज़ में वो भड़कीली आवाज़ से बोल रहा है टीचर, तो बच्चा और अच्छे से समझता है उस कहानी को और लॉन्ग टाइम तक याद रखता है। तो वही चीज़ अब हमें उच्च क्लासों में करनी है। फिर छात्र अध्यापक दोनों यहाँ पर सक्रिय होते हैं। प्रत्यक्ष वस्तु द्वारा स्पष्टीकरण किया जाता है। सामने चीज़ रखकर टीचर जो है बच्चों को दिखाते हैं, डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं, और इससे भी फ़ायदे क्या क्या हो सकते हैं, लॉन्ग टाइम याद रहेगा, स्थायी होगा, और बच्चों को एकीकरण में सहायता होगा, दूसरी जगह पर यूज़ कर पाएंगे वो, वगैरह वगैरह चीज़ें यहाँ पर आप डाल सकते हैं। लास्ट टॉपिक है हमारा भ्रमण, अध्ययन, यात्रा व सर्वेक्षण। तो ये वही है जो एजुकेशनल ट्रिप होते हैं, बच्चों को लेके जाया जाता है उन चीज़ों के लिए। तो इस विधि के जन्मदाता थे पेस्टोलॉजी। बहुत ही अच्छी बात है कि बच्चों के लिए यहाँ पर भ्रमण और ट्रिप वगैरह की भी बात कही गई है। एजुकेशनल जो ट्रिप होते हैं, एक ट्रिप होते हैं इंटरटेनमेंट के लिए और एक एजुकेशनल ट्रिप्स होते हैं। तो वो यहाँ पर पेस्टोलॉजी ने पहली बार इसको लाए एजुकेशन के सेक्टर में कि ट्रिप्स वगैरह भी होने चाहिए। यहाँ पर छात्र प्रत्यक्ष देखकर ज्ञान प्राप्त करते हैं। जैसे हिस्ट्री के बारे में बच्चे ने कुछ पढ़ लिया, हिस्ट्री पढ़ा कुछ, और राजा महाराजाओं के किले, पुराना किला, लाल किला के बारे में पढ़ा, लेकिन जब वो वहाँ जाएंगे तो चीज़ों को देखेंगे, ये उनका प्रत्यक्ष ज्ञान होगा। फिर स्थायी ज्ञान हो जाता है, ज्ञान स्थायी बन जाएगा। इनकी जिज्ञासा, निरीक्षण शक्ति का विकास होता है। चीज़ों को इस प्रकार से देखना है, निरीक्षण करना है, ये विकास होता है। मानसिक शक्तियों का विकास होता है। पर्यटन स्थलों का ज्ञान भी प्राप्त होता है कि उनके आसपास कौन कौन से पर्यटन स्थल हैं। लेकिन इसकी कुछ नेगेटिव चीज़ें हैं कि ये खर्चीली होती है, इसमें टाइम लगता है, मैनेजमेंट चाहिए होता है, दुर्घटना की आशंका हो सकती है ना। तो अरेंजमेंट करना भी, उसके लिए भी टाइम देना पड़ता है, प्री प्लान करना पड़ता है, ड्यूरिंग द ट्रिप क्या करना है, आफ्टर ट्रिप बच्चों को कैसे बतानी है सारी चीज़ें। तो ये यहाँ पर थोड़ा सा नेगेटिव इफेक्ट होता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम इस विधि का उपयोग नहीं करेंगे। लास्ट होता है सर्वेक्षण या सर्वे। इसमें क्या होता है, अध्ययन क्षेत्र यदि बड़ा हो, अगर बड़े एरिया, बड़ी क्वेश्चन के लिए हमें यहाँ पर सोल्यूशन चाहिए, तो फिर अब हम इसका यूज़ करते हैं सर्वेक्षण का, सर्वे का। ये विविधताएं देखनी हो, क्योंकि लार्ज एरिया है तो उसके अंदर डाइवर्सिटी होगी, तो वहाँ पर ये प्रयोग किया जाएगा। समस्याओं को समझना कि उस डाइवर्सिटी की प्रॉब्लम क्या है, ये समझने के लिए हमें पहले सर्वे करना होगा, तब पता चलेगा पर्टिकुलर लोगों की क्या समस्याएं हैं, लोगों के मत सर्वेक्षण की लोग क्या सोचते हैं। और स्वरूप सामाजिक विज्ञान है इसका, वैज्ञानिक तो है ही लेकिन साथ में सामाजिक, क्योंकि सर्वे जो होता है वो
ये समाज के अंदर ही रहकर किया जाएगा। तो ये लास्ट टॉपिक था आपका इस यूनिट का, और अब ये यूनिट यहाँ पर कंप्लीट हो गई है, यूनिट 2 जो कि साइंस एजुकेशन की थी।